इस कहानी की शुरुआत में हम युआन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने पिता एंगदी की तरह एक कुंफू मास्टर बनना चाहता था। पर युआन को अस्थमा था और एंगदी नहीं चाहते थे कि कुंफू की वजह से उसकी जान खतरे में पड़े, इसीलिए वो उसे कुंफू से दूर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। मगर युआन उनसे छिपकर कुंफू प्रैक्टिस किया करता और वो अपने दोस्त जिन सुन से अपना होमवर्क करवाता। वो जिन सुन को हुओ क्लैन के एंसेस्टर रूम में लेकर जाता है। दीवार पर बहुत सारे डेथ कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए थे। युआन बताता है कि जब भी मेरे फादर कोई फाइट जीते हैं तो उन्हें इनाम के तौर पर एक डेथ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तुम इन डेथ कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने कितनी सारी फाइट्स जीती है। जिनसुन कहता है कि तुम्हारे फादर अभी तक तियानजिन सिटी के चैंपियन नहीं बन सके। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, कल के फाइट में फादर तियानजिन सिटी के चैंपियन भी बन जाएंगे। अगले दिन दोनों फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। हुओ क्लैन की तरफ से हुओ एंगदी और जाओ क्लैन की तरफ से जोंग फाइट कर रहे थे। दोनों डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में एंगदी जोंग पर हावी होने लगे और वो उसे कोर्ट से बाहर गिराने वाले थे, लेकिन तभी उनकी नजर युआन पर पड़ती है और वो रुक गए। मौके का फायदा उठाकर जोंग उन पर हमला करके उन्हें कोर्ट से बाहर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो फाइट जीत गया। युआन को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहीं बैठकर रोने लगा। जिन सुन उसे घर चलने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता। जोंग का बेटा जियान वहां आकर वो क्लैन और युआन का मजाक उड़ाने लगा। युआन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने जियान को लड़ने का चैलेंज दिया। दोनों कोर्ट में जाकर फाइट करने लगे, मगर जियान लात मारकर उसे दूर कर देता है। युआन को काफी चोट लग चुकी थी और जिनसुन उसे रुकने के लिए कहता है, पर फिर भी युआन ने बात ना मानी और दोबारा हमला करने के लिए चला गया। लेकिन इस बार भी जियान ने पकड़कर उसे दूर फेंक दिया और उसके ऊपर पैर रखकर कहता है कि तुमने हमारे जाओ वुशु की ताकत देख ली तो बेहतर होगा कि अब मेरे सामने अपने वो वुशु की तारीफ ना करो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिनसुन युआन को संभालता है। युआन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद दोबारा कभी नहीं हारूंगा। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिनसुन के पास कोई रास्ता नहीं था और वो मदद करने के लिए मान गया। दोनों हुओ क्लैन के मार्शल आर्ट रूम में चले जाते हैं और युआन ने हुओ वुशु बुक चुरा ली। वो जिनसुन से कहता है कि तुम्हें जल्दी से इसकी एक नकल बनानी होगी ताकि किसी को पता न चले कि हमने हुओ वुशु बुक चुराई थी। अचानक सर्वेंट लाइफू वहां आ जाते हैं, पर जिनसुन छिप गया था, जिस वजह से उन्हें उनके बारे में पता नहीं चला और वो युआन को एंगदी के पास लेकर चले गए। एंगदी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी बार मना किया है कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहा करो, पर फिर भी तुम पढ़ाई छोड़कर मार खाकर आते हो। लगता है कि तुम्हें दोबारा सजा देनी होगी। वो युआन को पीटने के लिए लाइफू से लकड़ी मंगवाते हैं, लेकिन युआन की मॉम मीरा वहां आ गई। वो एंगदी से कहती है कि वो पहले ही बुरी तरह से घायल है, आप उसे सजा नहीं दे सकते। एंगदी युआन को 10 बार चाइनीज सिद्धांत लिखने की सजा देते हैं। युआन चाइनीज सिद्धांत लिखते हुए अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर फादर मुझे वुशु क्यों नहीं सिखाते। वो कहती है कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें अस्थमा है, अगर तुमने वुशु की ट्रेनिंग की तो इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ताकतवर क्यों बनना चाहते हो। युआन कहता है कि जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो मैं उन लोगों से बदला लूंगा जो मुझे परेशान करके मेरा मजाक उड़ाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जाओ क्लैन हमारे हुओ क्लैन से डर कर रहे। मॉम कहती है कि वुशु हारने या जीतने के लिए नहीं बल्कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बारे में है। वुशु कुंफू सीखने के बाद तुम्हें बदला लेने के बारे में नहीं, लोगों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम सिर्फ वुशु के दम पर लोगों से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, तुम्हें इज्जत कमानी होगी। यह कहकर वहाँ से चली गई। जिनसुन पास वाले कमरे में बैठकर वो वुशु बुक की नकल बना रहा था और कुछ वक्त बाद उसने नकल बना ली। युआन पढ़ाई करने के बहाने घर से दूर जाकर वुशु की प्रैक्टिस करने लगा और जिनसुन उसका होमवर्क करता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो जियान को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। दोनों डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फाइट करने लगे, पर युआन सिर्फ 2 हमलों से जियान को हरा देता है। फिर हम 20 सालों बाद का सीन देखते हैं। युआन एक इज्जतदार और होनहार फाइटर बन चुका था और उसकी एक बेटी भी होती है, पर उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। युआन अपनी माँ के पास आता है। वो कहती है कि आज तुमने फिर से अपनी दवाइयाँ नहीं ली। वो कहता है कि मैं जब से कुंफू की ट्रेनिंग लेने लगा हूँ मेरा अस्थमा ठीक हो गया। उसकी बेटी वहाँ एक सर्वेंट के साथ खेल रही थी, इसीलिए युआन की माँ कहती है कि तुम्हारी बेटी को एक माँ की जरूरत है, तुम उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। युआन कहता है कि इस वक्त मैं हुओ क्लैन की इज्जत बढ़ाने में लगा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि
सभी हमारे परिवार की इज्जत करें, इसीलिए मेरे पास अभी शादी करने का वक्त नहीं है। लाइफू एक फाइट का चैलेंज लेकर आते हैं। युआन फाइट के लिए मान गया। युआन पहले अपने पूर्वजों के कक्ष में जाता है। उसके पिता भी अब नहीं रहे थे, पर वो उनको याद करते हुए कहता है कि मैं अपने परिवार की इज्जत को कभी भी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। तभी युई उसे एक बैग दिखाकर कहती है कि मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, पर ये मैं आपको अभी नहीं दूंगी। आपको पहले फाइट जीतनी होगी, जिसके बाद आपको एक गिफ्ट मिलेगा। युआन युई से फाइट जीतने का प्रॉमिस करके लड़ने के लिए चला गया। 20 सालों में उसने एक भी फाइट नहीं हारी थी, जिस वजह से सब उसकी इज्जत करके उसे सम्मान देते हैं। इस बार जियान ने उसे फाइट का चैलेंज दिया था, जो अब 20 साल बाद सामने आया था, क्योंकि वो अपनी शर्म का बदला लेना चाहता था। युआन डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कोर्ट के ऊपर चला जाता है। दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट चल रही थी। युआन अपने कुंफू की कड़ी ट्रेनिंग से उस पर भारी पड़ रहा था, पर जियान अपने केट क्लो का इस्तेमाल करके युआन पर हावी होने लगा और युआन कोर्ट से नीचे गिरने वाला था, पर उसने जियान का हाथ पकड़ा हुआ था और वो दोबारा ऊपर आ गया। वो लगातार उसके हाथों पर हमला करके उन्हें कमजोर कर देता है, जिस वजह से जियान केट क्लो का इस्तेमाल नहीं कर पाता और युआन के हमलों से वो नीचे गिरने लगा। युआन उसे पकड़ना चाहता था, पर पकड़ नहीं पाया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, जिससे युआन खुश था। युआन जीत चुका था, जिससे सभी लोग काफी खुश होते हैं। रात में वो खाना खाने के लिए जिनसुन के रेस्टोरेंट में जाता है, जिसका रेस्टोरेंट काफी फेमस था। तभी वहाँ 2 आदमी आकर युआन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने स्टूडेंट बना लीजिए। युआन ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपना स्टूडेंट बना लिया और उन्हें भी अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने लगता है। यहाँ तक कि उसने अपने साथ बैठे लोगों के खाने के पैसे देने के लिए भी कह दिया। युई घर पर युआन के वापस आने का इंतजार कर रही थी, पर बहुत देर हो जाने के बावजूद भी वो नहीं आता, इसीलिए उसकी दादी ने उसे अंदर बुला लिया। जिनसुन युआन से कहता है कि इस वक्त हमारा देश कमजोर पड़ता जा रहा है और पश्चिमी देश हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। मेरे जैसा बिजनेसमैन सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है और तुम्हारे जैसा फाइटर लड़ाई के बारे में सोचता है, पर मुझे लगता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। युआन कहता है कि मैं सिर्फ एक फाइटर हूँ, आखिर हम देश के लिए क्या कर पाएंगे। देश को चलाना चालाक राजनेताओं का काम है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और वो उसे समझाता है कि तुमने सिर्फ कोर्ट के नीचे से मेरी फाइट देखी, जिंदगी और मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता। तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए फाइट देखते हो, पर कोर्ट में आने के बाद तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं अभी भी लोगों को अपने लिए चीयर करते हुए सुन सकता हूँ। अगले दिन वो दोबारा फाइट करने लगा। कोई उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो एक साथ सब लोगों से लड़ने लगता है, पर सब साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और उसने सबको हरा दिया। वो रात को फिर से जिनसुन के होटल में पार्टी करने लगा। उसके रोज रोज पार्टी करने की वजह से वो अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। युई रोज उसका इंतजार करती, पर वो देर से घर आता। युआन ने जिन लोगों को फाइट में हराया था वो सब उसके स्टूडेंट बनना चाहते थे। युआन ने एक बार भी नहीं सोचा और उन्हें अपना स्टूडेंट बनाकर उनके साथ पार्टी करने लगता है। किन क्लेन का मेंबर जियो जुआन से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे गॉडफादर मास्टर किनले को नहीं हराया। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। किनले के बारे में सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया। युआन के नाम पर बहुत सारे बिल उधार चल रहे थे, पर जिनसुन उन पर ध्यान नहीं देता। वो युआन से कहता है कि तुम लगातार 38 फाइट्स जीत चुके हो और तुमने लगभग तियानजिन सिटी के सारे फाइटर्स को हरा दिया। मैं तुम्हें फाइट करने से नहीं रोक रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। वो तुमसे सीखने के लिए नहीं बल्कि फ्री का खाना और शराब पीने के लिए आते हैं। उनकी वजह से तुम्हारे बिल बहुत बढ़ चुके हैं। युआन को लग रहा था कि जिनसुन सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आया है। जिनसुन कहता है कि मैं पैसों के लिए यहाँ नहीं आया, मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को चुनने से पहले एक बार उनकी असलियत पता कर लेना। ये कहकर वो सारे बिल से लेकर वहाँ से चला गया। युआन अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे किनले मिलता है, पर वो उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला गया। युआन को काफी गुस्सा आ रहा था और उसके स्टूडेंट्स ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। उसने गुस्से में एक लकड़ी के खंभे पर मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया और वो स्टूडेंट्स पर भी हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। वो सारे स्टूडेंट्स को ठीक से प्रैक्टिस करने के लिए कहने लगा। लाइफ वहाँ आकर बताते हैं कि आपके स्टूडेंट्स हद से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। स्टूडेंट्स के खर्चे की वजह से वो क्लेन की सारी बचत खत्म हो गई। तभी कुछ स्टूडेंट्स एक घायल स्टूडेंट को लेकर वहाँ आए, जिसे किनले ने घायल किया था। युआन को पहले से ही किनले पर काफी गुस्सा आ रहा था और अब उसे लड़ाई करने का मौका मिल
गया। वो तुरंत जिनसुन के रेस्टोरेंट में चला गया। वहाँ किनले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। जियो युआन को समझाकर वहाँ से भेजने की कोशिश करता है, पर उसने जियो पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया। वो किनले से कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अभी डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझसे फाइट करो या अपने घुटनों पर बैठकर सबके सामने मुझसे माफी मांगो। जिनसुन युआन को समझाने की कोशिश करता है कि इस रेस्टोरेंट में कोई तमाशा खड़ा ना करे, पर युआन ने उसकी एक ना सुनी। जिनसुन कहता है कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ और भूल जाना कि हम दोनों कभी दोस्त थे। युआन को इससे काफी बुरा लगा। वो सब लोगों से कहता है कि जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से बाहर चला जाए, वरना वो जिंदा नहीं बच पाएगा। सब लोग तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। युआन और किनले स्वॉर्ड लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। किनले के जोरदार हमलों से युआन की स्वॉर्ड काफी डैमेज हो चुकी थी और आखिर में स्वॉर्ड टूट जाती है। युआन किनले की स्वॉर्ड लेकर उसे दूर गिरा देता है। दोनों मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से लड़ने लगे। किनले उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसकी हालत खराब हो गई। युआन उसकी चेस्ट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़ों की हड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। युआन के स्टूडेंट्स उसके जीतने से काफी खुश थे। किनले को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, पर उसकी डेथ हो चुकी थी। जियो को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। जब युआन अपने घर जाता है, वहाँ उसकी मॉम और यूई की लाश पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर उसकी रूह कांप गई, पर उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। उसे पता था कि ये सब जियो ने किया होगा। वो उससे बदला लेने के लिए किन क्लेन के रेजिडेंस में चला जाता है। जियो कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मारा है, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये कहकर वो चाकू की मदद से अपना गला काटकर आत्महत्या कर लेता है। वहाँ किनले की पत्नी और उसकी बेटी भी मौजूद थी। किनले की लाश घर में पड़ी हुई थी और दोनों काफी दुखी थी। अब जियो भी मर गया था। वो इतना बुरा इंसान नहीं था कि वो उन्हें मारकर अपना बदला ले, इसीलिए वो बिना कुछ किए वहाँ से चला गया। युआन के स्टूडेंट्स उस स्टूडेंट को वहाँ लेकर आते हैं जिसे किनले ने मारा था। वो बताता है कि मैंने मास्टर किन की पत्नी की बेइज्जती की थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे पीटा। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, पर शराब के नशे में होने की वजह से मैं कुछ समझ नहीं सका। युआन को एहसास होता है कि उसकी एक गलती के चलते उसने किनले को मार डाला, जिसकी वजह से उसका अपना परिवार भी उजड़ गया। उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, इसीलिए वो यूई का गिफ्ट लेकर तियानजिन सिटी से दूर चला गया। वो एक शिप में बैठ जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे और शिप में काम कर रहा आदमी यूई के दिया हुआ गिफ्ट ले लेता है, जो एक जेट का टुकड़ा था। शिप से उतरने के बाद युआन काफी दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक दिन वो नदी पार कर रहा था, पर गलती से अंदर गिर गया और वो डूबने वाला था, लेकिन मून और उसकी दादी ने उसे बचा लिया। वो युआन को अपने घर ले जाकर उसका ध्यान रखते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ दिनों बाद युआन को होश आ गया। मून उसे बताती है कि जब मैं 13 साल की थी तो एक बीमारी के चलते अंधी हो गई। मैं बहुत ही ज्यादा रो रही थी, पर फिर दादी माँ ने मुझे कहा कि अभी भले ही मैं रो सकती हूँ, पर एक वक्त आएगा जब मेरी आंखों में आंसू ही नहीं बचेंगे और मुझे इसी तरह अपनी जिंदगी बितानी होगी। उसके बाद से ही मैं अपने दिल से सारी चीजों को महसूस करके देख सकती हूँ। उसने युआन को छूकर महसूस कर लिया था कि वो काफी दिनों से नहाया नहीं है, इसलिए वो नदी में ले जाकर उसे नहलाने लगी। वो उसके बाल भी काट देती है। युआन पूरी तरह से ठीक हो चुका था और बाहर निकलकर आसपास की जगह देखने लगा। वो एक छोटा सा कस्बा था जहाँ सब लोग खेती करके अपना गुजारा किया करते। मून का भाई गुई युआन को बेल कहकर बुलाता है, क्योंकि वो हर वक्त सोता रहता था। वो युआन को अपने साथ लेकर गया, जहाँ बहुत सारे बच्चे ड्रैगन बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर युआन को यूई की याद आती है। अचानक दादी का बेसा काफी बीमार पड़ गया। उसे देखकर गुई को काफी बुरा लगता है और वो रोने लगा, पर दादी उसे समझाकर शांत कर देती है। बीमार होने के बावजूद भी बेसा खेत में काम करने लगा। युआन उसे घर लेकर आने की कोशिश करता है, पर बेसा खेत से बाहर नहीं निकलता। दादी खुद उसे पकड़कर खेत से बाहर निकालती है। मून बताती है कि यह बेसा हर रोज खेत पर आकर काम करता था। अब उसे पता चल गया है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहता है। अगले दिन युआन किसानों के साथ मिलकर पौधे लगाने लगा, पर किसान काफी तेजी से पौधे लगा रहे थे। उन्हें देखकर युआन भी तेजी से पौधे लगाने लगता है। अचानक हवा में झोंका आता है तो सारे किसान पौधे लगाकर बंद करके हवा खाने लगे, पर युआन को कुछ समझ नहीं आता और वो पौधे लगाने लगता है, लेकिन उसने सारे पौधे गलत लगाए थे, इसीलिए मून बाद में जाकर सारे पौधों को एक लाइन में लगाने लगी। गुई युआन को इस बारे में बताता है और युआन भी मून के साथ मिलकर लाइन
लाइन में पौधे लगाने लगा। मून बताती है कि अगर हम पौधों को पास में लगाएंगे तो इससे दूसरे पौधों को बढ़ने में परेशानी होगी। जैसे इंसानों को शांति से रहने के लिए एक सीमित दूरी पर रहना जरूरी होता है, उसी तरह इन पौधों को भी एक समान दूरी पर लगाया जाता है। युआन उसकी बात समझ जाता है। अगले दिन वो एक लाइन में पौधे लगाने लगा और वो भी बाकी किसानों की तरह हवा के झोंके को महसूस करता है। कुछ दिनों में दादी का बेसा मर गया। गुई इससे काफी दुखी था और जोर जोर से रोने लगा। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है पर गुई 13 साल का बच्चा था। वो दूसरे गाँव में जाकर बेसा चुराने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पीटने लगे। युआन और कस्बे के लोग उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं पर गाँव का नियम था कि चोर को एक अगरबत्ती के बुझने तक पीटा जाता है। युआन गुई की जगह मार खाने के लिए तैयार था। गांव का मुखिया कहता है कि बड़े लोगों के लिए अलग नियम होते हैं। अगर तुमने इंसेंस स्टिक के बुझने तक मेरे हमलों का सामना कर लिया और आखिर तक खड़े रहे तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। युआन इसके लिए मान गया। मुखिया उसे बहुत मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। दादी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहते पर तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी। कस्बे के लोग गाँव वालों से लड़ने वाले थे लेकिन युआन ने उन्हें रोक दिया। मुखिया उस पर हमला करने के लिए आता है पर वो अपने वुशु मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उसके सारे हमलों से बच गया और इंसेंस स्टिक बुझ गई थी। कस्बे के लोग गुई को लेकर वापस अपने घर आ गए। गुई को पता चल गया था कि युआन को मार्शल आर्ट्स आते हैं। गुई और उसका दोस्त बार बार उससे मार्शल आर्ट्स सीखने की बात कर रहे थे। युआन पूछता है कि आखिर तुम मार्शल आर्ट्स से क्यों सीखना चाहते हो। गुई कहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स से सीखना चाहता हूँ ताकि कोई मुझे परेशान न करे। उसका दोस्त कहता है कि मैं मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि सब लोग मुझसे डर कर रहे। युआन कहता है कि अगर गुई और तुम्हारे दोस्त तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें तो तुम उसे मारोगे और उसने तुम्हें हरा दिया तो तुम दोबारा उससे फाइट करने के बारे में सोचोगे। इसी तरह तुम दोनों के बीच का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा और तुम इस लड़ाई से बाहर नहीं निकल सकोगे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट से नहीं सिखाना चाहता, बस बात इतनी है कि अभी तक मैं खुद ये समझ नहीं पाया हूँ कि हमें मार्शल आर्ट्स की जरूरत किस लिए है। ये सब बातें सुनकर गुई और उसके दोस्त ने मार्शल आर्ट से सीखने की जिद छोड़ दी। युआन खाना बनाने में मून की मदद करने लगा। वो घर के कामों में भी काफी मदद करता है। एक दिन मून अपने पेरेंट्स की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जा रही थी जिससे युआन को भी अपने परिवार की याद आ गई। वो मून से कहता है कि काफी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे भी अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाना चाहिए, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं वापस आने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा मेरा नाम हो युआन है। मून उसका चेहरा छूकर उसे महसूस करती है और युआन वहाँ से तियानजिन सिटी में आ गया। लेकिन इतने सालों में सिटी एकदम बदल चुकी थी। किंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद बहुत सारे देशों ने चाइना पर हमला करके काफी जगहों पर अपना राज जमा लिया था। युआन अपने घर जाता है, वहाँ उसे लाइफू मिलते हैं। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो बताते हैं कि जब आप यहाँ नहीं थे तो कर्जदार पैसे मांगने के लिए यहाँ आए और ये घर बिकने वाला था, पर आपके बचपन के दोस्त जिनसुन ने सारा कर्जा चुकाकर घर को बिकने से बचा लिया। युआन सारे डेथ कॉन्ट्रैक्ट्स को फाड़कर जला देता है और अपने पेरेंट्स की कब्र पर चला गया। वो कहता है कि फादर अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने जाओ जोंग से फाइट करते वक्त अपना आखिरी हमला क्यों रोका। आप सच में तियानजिन सिटी के चैंपियन हैं। मॉम, आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, पर उस वक्त मैं बहुत घमंडी था जिस वजह से आपकी बात ना समझ सका, पर अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। यूई मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली, पर मुझे उम्मीद है कि आगे मैं जो करने वाला हूँ उससे तुम खुश रहोगी। ये सब बातें करने के बाद वो जिनसुन से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाता है, पर उसने मिलने से मना कर दिया और उसका सर्वेंट युआन को वो वुशु बुक देता है जो उसने बचपन में नकल करके बनाई थी। युआन किनले के घर चला गया। वो उसकी पत्नी से कहता है कि मैंने अतीत में जो कुछ भी किया मुझे उसका काफी अफसोस है। मैं बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर मैं एक बार मास्टर किन को सम्मान देना चाहता हूँ। मिस किन ने उसे नहीं रोका और युआन किनले को रेस्पेक्ट देकर वहाँ से चला जाता है। वो जाओ जियान के साथ मिलकर दोबारा से मार्शल आर्ट्स को तियानजिन सिटी की पहचान बनाना चाहता था, पर जियान उसकी बात नहीं सुनता। युआन हुआ वुशु बुक वहीं छोड़कर चला जाता है। न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि एक फॉरेनर बॉक्सर ब्रायन ने चाइना के सारे मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को हरा दिया और अब चाइना के सब लोगों को कमजोर के रहा है। यह न्यूज पढ़ते ही युआन जिनसुन के पास चला गया और उससे माफी मांगता है। जिनसुन कहता है कि मैं अतीत को भूल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बीते हुए कल के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा फाइट शुरू करने के लिए पैसे मांग रहे हो, पर मैं तुम्हें दोबारा उस रास्ते पर नहीं
नहीं जाने दूंगा। युआन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो न्यूज़पेपर वहां रखकर चला जाता है। जिनसुन ब्रायन के बारे में पढ़कर दंग रह गया और उसे भी बुरा लगा कि एक विदेशी पूरे चाइना के लोगों को कमजोर कर रहा है। इसीलिए अपने सर्वेंट की मदद से युआन को पैसे भिजवा देता है। युआन ने बिना वक्त गवाए ब्रायन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। उनकी फाइट शंघाई के रेस ग्राउंड में होने वाली थी, जिसे देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। युआन ने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। वो रेफरी से कहता है कि क्या तुम ब्रायन को बता सकते हो कि मैं यहाँ गरिमा और सम्मान के साथ फाइट करना चाहता हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि हम डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। रेफरी ब्रायन से झूठ बोलता है कि युआन तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारना चाहता है। ब्रायन को इससे काफी गुस्सा आया और वो युआन पर हमला करने लगा। वो उसे कोर्ट से बाहर फेंक देता है, पर युआन रस्सी पकड़कर दोबारा अंदर आ गया। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हो रही थी। ब्रायन उसके ऊपर कूदकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर युआन ने अपने हाथ पैर की मदद से उसे रोक दिया। सबने युआन को विनर मान लिया और वो कोर्ट से बाहर जाने लगता है। ब्रायन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसका पैर पकड़कर उस पर हमला करने लगा, पर युआन जोरदार लात मारकर उसे दूर कर देता है। ब्रायन नुकीली कीलों पर गिरने वाला था, लेकिन युआन ने उसे पकड़ लिया, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। ब्रायन युआन को रेस्पेक्ट देकर उसे विनर बना देता है। सब लोग युआन की तारीफ करने लगे और न्यूज़पेपर्स में भी उसकी खबर चल रही थी। जिनसुन उसे डिनर पर बुलाता है। वो उसे वाइन पिलाने लगा, पर युआन ने मना कर दिया। वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों से सीख चुका हूँ और मैंने शराब पीना छोड़ दिया। जिनसुन इससे काफी खुश था। वो कहता है कि तुम्हारी जीत ने सारे चाइनीज लोगों की इज्जत बढ़ा दी। फॉरेनर्स हमें बहुत वक्त से परेशान कर रहे थे और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई उन्हें रोकने के लिए आएगा। आखिर तुमने ब्रायन को हराकर सब बदल दिया और मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। युआन कहता है कि हम आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा उठाकर फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया। अगर हमने जल्दी एकजुट होकर उन्हें नहीं रोका तो पूरे चाइना को अपने कब्जे में कर लेंगे। खैर, अब तुम तियानजिन सिटी में अपने रेस्टोरेंट संभालने के लिए कब आ रहे हो? जिनसुन कहता है कि जिंगवू स्पोर्ट क्लब को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। ये कहकर उसे कुछ पैसे देता है, जिसकी मदद से वो जिंगवू क्लब को आगे बढ़ा सके। ये सब बातें करते हुए दोनों फाइटिंग कोर्ट के पास चले गए। युआन कहता है कि मैं इतने साल सिटी से दूर रहा और हमेशा यही सोचता था कि आखिर मुझे कुंग-फू सीखने की क्या जरूरत थी। फिर मुझे समझ में आया कि ताकत के साथ हमेशा कभी ना खत्म होने वाली नफरत आती है, जिससे हम नहीं जीत सकते। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि हम वुशु को एक स्पोर्ट में बदल दें, ताकि लोग इसे गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक खेल की तरह देखें। मैं नहीं जानता कि मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, पर मैं इसे पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। जिनसुन को उसका आइडिया काफी अच्छा लगा और वो अगले दिन जियान को जिंगवू क्लब में लेकर आ गया। युआन जिनसुन के साथ मिलकर जिंगवू क्लब का एक मोटो बनाता है, जिसमें वो वुशु मार्शल आर्ट्स को लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि एक स्पोर्ट की तरह देखेंगे। बहुत सारे लोग जिंगवू क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं और हर तरफ उनकी बातें होने लगी। शंघाई फॉरेनर्स अलायंस को इस बारे में पता चल गया था और उन्हें फिक्र हो रही थी कि इस तरह वह ज्यादा वक्त तक चाइना को अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे और उनका बहुत नुकसान होगा। जापान का मीता कहता है कि क्यों ना हम युआन को एक साथ 4 फाइटर्स से लड़ने का चैलेंज दें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपने लोगों का भरोसा जीतने के लिए वो चैलेंज के लिए हाँ कर देगा। फॉरेनर्स इसके लिए मान गए और युआन को चैलेंज दे देते हैं। जिनसू युआन से कहता है कि जापानीज फाइटर तनाका तुमसे मिलना चाहता है, पर मुझे लगता है कि फॉरेनर्स अलायंस इस चैलेंज की आड़ में कुछ करने का प्लान बना रही है। युआन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो जिनसुन से कहता है कि इस फाइट के बाद तुम्हें जिंगवू क्लब का हेड बनना होगा, क्योंकि मैं मुन और दादी से मिलने के लिए वापस जाऊंगा। ये कहकर वो तनाका से मिलने के लिए चला गया। उसने भी युआन की तरह एक भी फाइट नहीं आ रही थी। वो पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा वुशु मार्शल आर्ट सबसे बेहतर है? युआन कहता है कि मैं किसी मार्शल आर्ट को उसके ग्रेड से नहीं देखता। मेरा मानना है कि हर मार्शल आर्ट अपनी जगह पर बेहतर और अच्छा है। सिर्फ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उनका इस्तेमाल कैसे करे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर छिपकर बैठा है। तनाका को उसकी बातें काफी अच्छी लगती है और दोनों खुशी से चाय पीने लगे। कुछ दिनों बाद युआन और 4 फाइटर्स के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। उनकी फाइट देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ तक कि किन लेई की पत्नी भी अपनी बेटी को लेकर आती है। युआन ने काफी आसानी से 3 फाइट्स को हरा दिया और उसकी आखिरी फाइट तनाका के साथ होने वाली थी। तनाका उसे कहता है कि तुमने 3 फाइटर्स को हरा दिया, तुम जरूर थक गए होंगे। मैं इस तरह तुमसे नहीं लड़ना चाहता, क्यों ना हम किसी और दिन फाइट करें। लेकिन युआन अभी फाइट करने के लिए कहता है। उसने ट्रिपल स्टाफ ले लिया और तनाका कटाना की मदद से फाइट करता
है। दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट चल रही थी, पर दोनों की स्किल से बराबर होने की वजह से ट्रिपल स्टाफ तनाका के पास चला गया और युआन ने उसकी कटाना छीन ली। वो कटाना की मदद से भी काफी अच्छी तरह से फाइट कर पा रहा था, पर तनाका ट्रिपल स्टाफ की मदद से फाइट नहीं कर पाता, इसीलिए युआन ने उसे कटाना देकर ट्रिपल स्टाफ ले लिया। पहला राउंड टाई हो चुका था और युआन शांति से बैठकर चाय पीने लगा, लेकिन मीता के सर्वेंट ने उसकी चाय में जहर मिला दिया था। कुछ वक्त बाद फाइट शुरू हो गई और दोनों अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके लड़ने लगते हैं। शुरुआत में युआन को कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे उसके शरीर में जहर फैलने लगता है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर सब दंग रह गए। तनाका भी उसे छोड़कर दूर हो जाता है ताकि उसे संभलने का मौका मिल सके। मीता और फॉरेनर्स को इससे काफी गुस्सा आया, क्योंकि तनाका इस मौके का फायदा उठाकर युआन को हरा सकते थे, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से फॉरेनर्स मीता को बुरा भला कहते हैं। युआन जिन सुन को बताता है कि किसी ने मेरी चाय में जहर मिलाया है, पर वहाँ कोई चाय नहीं थी, क्योंकि मीता का सर्वेंट पहले ही वहाँ से चाय ले गया था। जिन सुन युआन को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, पर युआन ने मना कर दिया। वो कहता है कि मेरे पूरे शरीर में जहर फैल चुका है, अब मैं जिंदा नहीं बच सकता, मुझे बस जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना होगा। एक स्टूडेंट गुस्से में आकर बदला लेने के लिए जा रहा था, लेकिन युआन ने उसे रोक दिया। वो कहता है कि तुम्हें कभी भी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बदले से सिर्फ तबाही होती है। ये कहकर वो दोबारा फाइट करने के लिए चला गया। सब उसकी हिम्मत देखकर उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तनाका कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी इस फाइट को रोक सकते हो, क्योंकि एक बार फाइट शुरू होने के बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेहतर होगा कि तुम फाइट छोड़कर हॉस्पिटल चले जाओ। युआन कहता है कि तुम इन लोगों की आवाज सुन सकते हो, अब मैं चाहकर भी इस फाइट को नहीं रोक सकता और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा मुकाबला करो। ये कहते हुए वो फाइट करने लगा, पर तनाका ने उसे आसानी से दूर गिरा दिया। धीरे धीरे युआन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तनाका उस पर हमला करने के लिए आता है। युआन अपने सबसे पावरफुल पंच से उस पर हमला करता है, लेकिन उसे याद आ गया था कि उसी पंच की वजह से किनले की डेथ हुई, इसीलिए वो पूरी ताकत के साथ तनाका पर हमला ही नहीं करता और अचानक जमीन पर गिर गया। तनाका को समझ में आ गया था कि अगर उसे वो पंच लग जाता तो फाइट नहीं जीत सकता था, इसीलिए उसने खुशी खुशी हाथ खड़ा करके उसे विनर बना दिया। सब इससे खुश होकर युआन के लिए चीयर करने लगे। मीता तनाका पर गुस्सा कर रहा था। तनाका कहता है कि तुम पैसों के लिए जापान की संस्कृति को भूल गए, तुम सच में जापान के नाम पर कलंक हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। युआन अपने चेहरे पर एक हंसी के साथ मर गया। दूसरी तरफ मून को युआन की आत्मा वुशु की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो खुश हो गए। युआन की मौत के बाद से पूरी दुनिया में जिंगवू क्लब का नाम फैल गया और 50 देशों में उसकी शाखाएं बन गई। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।